दिन है 14 नवंबर, वो दिन जिस दिन बिहार की सियासत की गद्दी पर कौन विराजमान होने वाला है, इसका डिसीजन हो जाएगा। अभी कुछ ही मिनट पहले हम अपने न्यूज रूम से लाइव थे, आपको पल पल का अपडेट दे रहे थे कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। लेकिन आज हम न्यूज रूम में चर्चा करने वाले हैं उन चुनिंदा सिंगरों की, उन बड़े बड़े कलाकारों की जो बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि में उतरे हुए हैं अपनी किस्मत को आजमाते हुए। पहले जो कलाकार हैं, बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर कलाकार है, नाम है उनका खेसारी लाल यादव, जो छपरा सीट से हैं। रितेश पांडे का नाम भी आपने सुना होगा, जन सुराज के उम्मीदवार हैं। मैथिली ठाकुर भी रणभूमि में उतरी हुई है। लेकिन क्या अपडेट्स है इन सारे कलाकारों का, इनके किस्मत किस तरीके से लिखी जा रही है बिहार की सियासत में, और कौन सी स्याही से लिखी जा रही है, इस पर आज हम अपनी न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। क्या लगता है सर, छपरा सीट से खेसारी लाल यादव का क्या प्रदर्शन है और अभी वर्तमान में लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को यदि हम ट्रस्ट करें और उनकी चीज़ों पे, तो छपरा में जहाँ से वो खेसारी यादव चुनाव मैदान में है आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में, तो वहाँ पहले राउंड की गिनती, हाँ बिल्कुल, अरे पहले राउंड की गिनती जो है वहाँ पे जो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अनुसार केवल 974 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं खेसारी यादव। उनको लगभग 2327 वोट मिले पहले राउंड में, जबकि उनके आगे, या आप कह सकते हैं जो लीड कर रही हैं इस सीट पे, वो छोटी कुमारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। ये वो वैसी सीट है छपरा जहाँ से बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक को टिकट काट करके उन्होंने छोटी कुमारी जो जिला परिषद सदस्य है वहाँ पे, उनको वो कैंडिडेट बनाया है। तो अभी बीजेपी का ये दांव काम होता हुआ दिख रहा है, और जो आरजेडी जो कड़ी टक्कर देने के प्रयास में, हम सब जान रहे हैं जो कैसे खेसारी यादव की पत्नी जो थी बिंदु देवी, वो पहले उम्मीदवार उनको बनाया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अंतिम समय में उनका वापस लेके और फिर मैथिली ठाकुर का क्या अपडेट है? मैथिली ठाकुर भी तीसरे स्थान पर चल रही हैं अब तक। जो हमें लेटेस्ट अपडेट है जो इलेक्शन कमीशन के साइट पे है, उसके अनुसार जो तीसरा राउंड तीसरे राउंड पे माफी चाहूंगा दर्शकों से भी, तो तीसरे राउंड पे है। 24 राउंड पे वहां पर वोटों की काउंटिंग होनी है। तीसरे राउंड के बाद मैथिली ठाकुर को 11,082 वोट मिले हैं, और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो आरजेडी के विनोद मिश्रा है, उनसे 4,113 वोटों से वो आगे है। बीजेपी फैक्टर काम कर गया, बहुत बड़ा काम कर गया है बीजेपी फैक्टर, क्योंकि जो मैथिली ठाकुर को लेकर कई जगहों पर विरोध देखे जा रहे थे, लोगों में विरोध था जो उनको उनके ऊपर थोप दिया गया है, वो कभी अलीनगर में दिखी नहीं थी और एन चुनाव के मौके पर आए थे। लेकिन जो बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, अमित शाह ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया, प्रधानमंत्री ने मंच से उनके लिए अपील की थी, वो तमाम चीजें दिख रही है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जो मुझे लग रहा है वो है महिलाओं का समर्थन। जो एनडीए ने, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजनाओं की बारिश की पिछले कुछ महीनों में, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो महिला रोजगार योजना के नाम पर जो 10,000 रुपए दिए, उसका एक बड़ा प्रभाव वहां पे नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर ने भी अपनी तरफ से काफी मेहनत की थी। मैं एक चीज यहाँ रोकूंगा सर, मैं एक चीज रोकूंगा, और सवाल जरूरी है इसीलिए रोक रहा हूं। विपक्ष लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहा था कि जो परिपक्वता है मैथिली ठाकुर में, जिस उम्र में वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, क्या वो खुद ही चलाएंगी अलीनगर को, या उसके पीछे कोई स्टीयरिंग व्हील जो है वो किसी और के हाथ में होगी? ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, ये सिर्फ आप मैथिली ठाकुर के ऊपर आरोप मत लगाइए, ये बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं जो विधायक के रूप में चुनाव जरूर जीत जाते हैं, लेकिन वो सिवाय एक रबर स्टाम्प के अलावा कुछ नहीं होते हैं। सरकार में भी उनकी मौजूदगी है। मैं एक अपडेट दे दूं, चौथे राउंड का भी अलीनगर से रिजल्ट आ चुका है, और अब जो मैथिली ठाकुर की बढ़त है वो 4,573 वोटों की हो गई, और मैथिली ठाकुर के खाते में अब तक 14,635 वोट आ चुके हैं। विनोद मिश्रा जो आरजेडी के कैंडिडेट है, वो दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। तीसरे स्थान पे जन सुराज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हुआ। केवल उनको 421 वोट मिले, जो कहां हम लोग त्रिकोणीय समझ रहे थे पूरे विधानसभा। त्रिकोणीय तो जन स्वराज से कहीं भी देखने को नहीं है। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई, और आमने सामने की लड़ाई भी बहुत सीटों पर एक तरफा नजर आ रही है।
ऐसा प्रदर्शन ही नहीं हो रहा। यदि थोड़ा बहुत भी बेहतर प्रदर्शन जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार करते अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से जो अभी परिणाम देखने को मिल रहा है वो परिणाम शायद हमें नहीं देखने को मिलता। कुछ और अच्छी फाइट होती हुई तो जो अभी एक तरफा नजर आ रहा है। जी। जैसे अभी भी आप देख लीजिए जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट है और वहां पर 237 सीटों का रुझान हमें देखने को मिल रहा है और उसमें 82 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार केवल 43 सीटें जीत पाई थी वो इस बार 82 सीटों पे 82 सीटों पे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे बनी हुई है 78 सीटों पे, यानी जो उसके खाते में पिछली बार 74-75 सीटें थी वैसी ही सीटें इस बार भी आ गई हैं। उल्टा 2-3 सीटें बढ़ गई। जेडीयू मतलब लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है, लार्जेस्ट पार्टी बनने वाले हैं। सबसे बड़ा नुकसान राजद को होने वाला है क्योंकि राजद अब तक केवल 34 सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए है। जो पिछली बार 78 सीटों पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में था वो घट के आधे से भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, केवल 34 सीटों पे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बहुत चर्चा थी इसको लेकर के, क्या चिराग पासवान यदि सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनते हैं वो सीएम तो क्या चिराग पासवान दावेदार होंगे। उनकी पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, वो हमेशा अपने स्ट्राइक रेट को लेकर के कैलकुलेटिव रहते रहे। इस बार भी 29 सीटों पे वो चुनाव मैदान में थे, उसमें से 22 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है। तो कुल मिला के और अभी 7 सीटों पे ही वो मात्र वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सर ये है कि अभी तक वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो कलाकारों की बात हो रही थी उसमें मैथिली ठाकुर को छोड़ करके बाकी जितने भी बड़े सुपरस्टार थे, जो कहा जाता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के या बिहार के या शायद भारतवर्ष में एक स्टार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उस लायक अभी तक नहीं रहा है। लेकिन एक सीट की मैं और चर्चा बिल्कुल, जो करगहर सीट है जहां पे रितेश पांडे, काफी चर्चा उनकी हुई थी। चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि जब पिछले बार लोकसभा चुनाव हो रहा था तो वहां पर उस समय उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के काफी एक गीत लॉन्च किया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। वो लगातार ये बात कह भी रहे थे और कई मंचों पर वो नज़र भी आए थे बीजेपी के पक्ष में चुनाव। इस बार वो जन स्वराज पार्टी से खड़े हुए थे और करगहर सीट वही सीट है जिसके बारे में ये चर्चा होती थी बिहार चुनाव से पहले, जो क्या यहाँ प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं। उनके 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही थी, एक उसमें से करगहर सीट था, दूसरा राघोपुर था। तो इस करगहर सीट पे जहाँ से रितेश रंजन और रितेश पांडे उम्मीदवार हैं, यहाँ पे पहले राउंड के जो अभी आंकड़ा, हो सकता है ये आंकड़ा अब बदल गया होगा जब हम बात कर रहे हैं और वो लाइव वाले में, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें केवल 509 वोट मिले और वो चौथे स्थान पे बिल्कुल। यानी जो यहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार हैं वशिष्ठ सिंह वो आगे चल रहे हैं, लगभग 2500 वोट उनको मिले हैं और 632 वोटों से। यहाँ कांग्रेस के दूसरे नंबर पे है। यानी जो आप कह रहे थे ना, जो भोजपुरी कलाकारों का प्रदर्शन जो था वो डिपेंड कर रहा है। जो यदि वो बीजेपी से हैं तो वो पहले स्थान पे हैं, जैसे हम लोगों ने चर्चा की मैथिली ठाकुर की बात। आरजेडी से है खेसारी यादव हैं तो वो दूसरे स्थान पर है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उन दोनों वोटों, 900 हो सकता है जो आने वाले समय में अगले राउंड में आगे भी निकल जाए। लेकिन वही जनसुराज से आप हैं तो फिर आप तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर चले जा रहे हैं। यही होती है कि बड़े बड़े फेस ना होना शायद ये लॉस हो सकता है, बड़े फेस का भी और बड़ी पार्टियों का भी। बिल्कुल। बड़ी पार्टियों का भी, क्योंकि देखिए आज भी यदि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार हैं, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, ये तमाम लोग बीजेपी से ही सांसद हैं। लेकिन यही लोग जब जब कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, कभी दूसरी पार्टियों से निर्दलीय खड़े होते थे तो जनता उनको नकार दे रही थी। यानी एकमात्र यदि आज की डेट में ये कहा जाए, जो भोजपुरी के कलाकार हों, चाहे आप मैथिली के कलाकार हों या किसी और दूसरे में, बीजेपी सहारा है। बीजेपी से चुनाव आइए मैदान में और अपने लिए विधानसभा चाहे लोकसभा का टिकट पक्का कर लीजिए। चलिए, खैर ये तो बात हो गई कलाकारों की, लेकिन एक और विषय है, एक और टॉपिक है और हमारे न्यूज रूम में शायद उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, वो थी महुआ सीट की। महुआ सीट से इस वक्त तेज प्रताप यादव का जो प्रदर्शन है वो तीसरे या चौथे नंबर पे है शायद। मैं आपको अभी चेक करके बताता हूं, हमारे सहयोगी भी बैठे हुए हैं न्यूज रूम में। क्या है महुआ सीट का समीकरण और ऐसा क्या हो गया कि महुआ की जनता ने तेज प्रताप यादव को अभी तक के रुझानों के हिसाब से, अभी तक का जो रुझान आया है उसमें स्वीकार नहीं किया? साक्षी, क्या अपडेट्स है महुआ से? देखिए, अभी तक जो स्टैट्स में पहले बाद में आऊंगी, लेकिन अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि महुआ से
तेज प्रताप यानी कि जेजेडी के जो तेज प्रताप हैं वो ज्यादा आगे नजर आएंगे या, लेकिन अगर मैं स्टैट्स पे जाऊं तो यहाँ पे तेज प्रताप कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। उनकी जगह पे फिलहाल देखिए अभी लोजपा जो है संजय कुमार सिंह वो अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, और उनके बाद जो अगर देखा जाए तो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश कुमार रोशन वो है। तो तेज प्रताप की जो है वो काफी चर्चा बनी हुई थी। प्रचार के दौरान भी कहा जा रहा था कि आरजेडी के समर्थक जो है वो उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी स्टैट्स तो ये बता रहे हैं कि तेज प्रताप कहीं भी नहीं है। अभी 4 राउंड रुझान के हो चुके हैं और 4103 से फिलहाल संजय कुमार जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। डिफरेंस ज्यादा ही कौन से पार्टी के हैं? देखिए लोजपा के हैं, ठीक है, तो ये भी फिलहाल इधर से आगे चल रहे हैं और आरजेडी दूसरे स्थान पर है। तो अब आगे क्या होता है, तेज प्रताप वहां पे भी नजर आते हैं नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन जितनी चर्चा चली थी, जितना सबने अनुमान लगाया था कि नहीं एक तो महुआ से तेज प्रताप जेजेडी तो निकाल ही लेगा, ये सबको ही को लग रहा था, लेकिन अब स्टैट्स एकदम उलट है, एकदम इसके ऑपोजिट है। वो बिल्कुल बता रहे हैं कि तेज प्रताप फिलहाल कहीं नहीं है। अब इसके अलावा एक और सीट महुआ जो मनेर से थी कि भाई वीरेंद्र जी, जिसकी वजह से मनेर पहचानते हैं ना भाई वीरेंद्र को, तो सुनी तो आरजेडी के हैं, तो उनका अनुमान लगाया गया था कैसे, तो वो भी है। हाँ। वो नजर आ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। ये मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि महुआ से जैसे तेज प्रताप का बात था, मनेर से भी वैसे ही इनका बात था, तो मनेर पे वो साबित भी हो रहा है, लेकिन महुआ पे तेज प्रताप जितना पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे जी हैं। वो भी नजर नहीं आ रहे। खैर अभी और भी आगे राउंड से वो पता चलेगा कि बातें हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल महुआ का जो समीकरण है, जो सीट अभी जितना चल रहा है वो यही है कि जनता ने तेज प्रताप को स्वीकार नहीं किया जी। है। खैर महुआ की बात हो गई, साक्षी ने हमें मनेर के बारे में भी जानकारी दे दी कि मनेर में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। भाई वीरेंद्र अभी आगे चल रहे हैं, हम अपने और सहयोगियों से न्यूज रूम में बात करेंगे। रश्मि, क्या अपडेट्स है, क्या लग रहा है अभी के जो रुझान आ रहे हैं? महिलाओं जो वोटर्स थे, 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को दिए गए, या एनडीए जो लगातार बात कर रही थी कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो फैक्टर रहा? क्योंकि एक सवाल हम ले रहे थे बार बार, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा था बिहार में, ये बात हो रही थी कि क्या ये वो वोटर्स हैं जो छठ मनाने आए हैं, या वो वोटर्स हैं जो इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। लेकिन जो रिजल्ट अभी तक के रुझान के हिसाब से हमें दिख रहे हैं, ये शायद वो वोटर्स थे जो एनडीए और जेडीयू, यानी कि आप समझ रहे हैं बीजेपी या जेडीयू को सपोर्ट कर रहे थे। क्या लगता है? जी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से 10,000 का दिया जा रहा था माई बहन योजना के तहत, तो मुझे यही लगता है कि जो इतनी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इसी एक कारण की वजह से ही बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जेडीयू में जिस तरह अभी रुझान बताया जा रहा है, वो 82 सीटों से वो आगे है। वही बीजेपी अब देखिए अब 83 हो गया है, जैसे जैसे रिफ्रेश मतलब होते जा रहा है। जी। उसी तरह बीजेपी से भी 80 से वो आगे है, लेकिन आईएनसी जो कांग्रेस है वो कहीं नहीं दिख रही है। ज्यादा आरजेडी की ही ज्यादा बातें हो रही। पहले ऐसा बातें हो रही थी कि आरजेडी और टक्कर देगा इसको जेडीयू को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, सारांश आपका मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महागठबंधन को डैमेज मिलेगा, महागठबंधन अगर डैमेज होगा, तो उसके पीछे शायद सबसे बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस लगातार ये कह रही थी। हमारे सहयोगी प्रेम जी जब बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर महागठबंधन सत्ता में नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और जिस तरह के से आरजेडी के आरोप लगते जा रहे थे बीजेपी को, जेडीयू को, लेकिन अभी जिस तरह से ईसीआई से जैसे मैं लगातार देख रही हूँ, तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ऑल ओवर यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जेडीयू मतलब एनडीए की सरकार ही बनती दिख रही है। अब अभी तक के रुझानों के हिसाब अभी से। तक के रुझान से हमें यही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा एनडीए की सरकार ही है आगे चलकर। बिल्कुल। एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, ये अभी तक के रुझान हैं, इसको टू अर्ली समझिएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। हम आपको बता देना चाहेंगे कि 14 से 15 ऐसी सीट है जहां पे वोट का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, वो आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर आपको तुरंत चेंज होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे थे जिस विषय पे, वो था कलाकारों का। केवल मैथिली ठाकुर को छोड़कर अभी तक कोई भी कलाकार पावर में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है बिहार में। और दूसरा जो हमने चर्चा किया वो था तेज प्रताप यादव का,
जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनाया है, 20 फीट 22 फीट का रोड बनवाया है, हमने चापाकल लगवाया है, पानी की सुविधाएं दी हैं, लेकिन शायद अभी तक के जो रुझान है उसमें महुआ की जनता ने तेज प्रताप यादव को स्वीकार नहीं किया है। बाकी न्यूज रूम से हम और भी बातचीत करते रहेंगे अपने सहयोगियों से। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।